मेरा नाम है डैनी फॉस्टर और ये है बिल्ड इट बिगर। मैं इमारतें डिजाइन करता हूं और वास्तुकला पढ़ाता हूं और इस वक्त मैं आपको लिए चल रहा हूं अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण पुल परियोजना के पर्दे के पीछे। यह है सैन फ्रांसिस्को ओकलैंड बे ब्रिज, दुनिया का यह तीसरा सबसे व्यस्त पुल। किसी बड़े भूकंप के जरिए कभी भी गिर सकता है। अगर इसी पैमाने का एक और भूकंप आ गया तो यह पुल ढह जाएगा ना? हाँ। इस हादसे को रोकने के लिए कैलिफोर्निया इसे दुनिया के भूकंपीय रूप से सबसे उन्नत पुल में बदल रहा है। तो ये तार असल में पुल के भीतर दब जाएगा, है ना? सही कहा आपने। ऐसा पहले भी कभी किया गया है? नहीं। ये ऐसा पहला पुल होगा जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबे तार से लटका होगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे अजीबोगरीब काम है। इसमें लगे हैं दुनिया के कुछ सबसे बड़े शॉक एब्जॉर्बर जो रिक्टर पैमाने पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी सह सकते हैं। वजन उठाओ ऊपर भेजो। वजन उठाओ ऊपर भेजो। 15 साल लंबी ये परियोजना कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे बड़ी परियोजना है और अब अपने आखिरी चरण में है। ए ईश्वर, ये तो हमारे सिर पर मंडराते अंतरिक्ष यान की तरह है। ऊपर आ रहे हैं डैन। मैं हूं सैन फ्रांसिस्को में। यह शहर मशहूर है केबल कारों, अल्काट्राज और बेहद खूबसूरत गोल्डन गेट ब्रिज के लिए। लेकिन यह ऐसा शहर भी है जो अमेरिका की 2 सबसे सक्रिय फॉल्ट लाइनों के बीच स्थित है। हेवर्ड फॉल्ट लाइन शहर के केंद्र से करीब 21 किलोमीटर पूर्व में है। सैन एंड्रेयस फॉल्ट लाइन पश्चिम में करीब 9 किलोमीटर दूर है और इस इलाके का सबसे व्यस्त पुल सैन फ्रांसिस्को ओकलैंड बे ब्रिज, जो दोनों शहरों को जोड़ता है, इन दोनों के बीच मौजूद है। सन 1989 में लोमा प्रिएटा नामक भूकंप सैन फ्रांसिस्को में आया था। 7.1 की तीव्रता के इस भूकंप ने शहर को तबाह कर दिया था। इसने वर्ल्ड सीरीज को रोक दिया, 62 लोगों की जान ले ली और दुनिया के तीसरे सबसे व्यस्त पुल बे ब्रिज के पूर्वी सिरे के ढांचे को बहुत कमजोर कर दिया। भूकंप ने पुल को फैलाकर फाड़ दिया, जिससे करीब 15 मीटर लंबा और 250 टन वजनी ऊपरी डेक ढह गया। मजदूरों ने इसकी मरम्मत की और 1 महीने बाद पुल को फिर से खोल दिया गया, लेकिन अगले बड़े भूकंप में इस कमजोर पुल के पूरी तरह से ढह जाने का डर था। इसलिए अब शहर को बचाने के लिए वास्तुकार, इंजीनियर और सरकार कैलिफोर्निया के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सार्वजनिक परियोजना में एक साथ काम कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं एक नए बे ब्रिज के निर्माण की, जिसकी लागत है $7.2 अरब। तकरीबन 13 किलोमीटर लंबे और 2 अनूठे पाटों से मिलकर बने इस पुल का पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है। इसके पश्चिमी फैलाव पर दोहरे सस्पेंशन वाला पुल इतना लचीला था कि भूकंप में बचा रह सके। इसे बस मजबूत बनाने की जरूरत थी, लेकिन पूर्वी हिस्से पर मूल गैर लचीला होने की वजह से भूकंप से असुरक्षित था और ढहने की वजह से कमजोर हो गया था। इसलिए इसे पूरी तरह से बदला जा रहा है। ये नया हिस्सा साइज्मिकली दुनिया के सबसे उन्नत पुलों में से एक है। बहुत ही नए तरीके का ढांचा, इतना मजबूत कि 8 की तीव्रता वाले भूकंप को सह ले, क्योंकि इसके हिस्से फैलने और यहाँ तक कि अलग से टूटने वाले डिजाइन किए गए हैं। इसका मतलब आपको पता रहेगा कि कौन सा टुकड़ा भूकंप में टूटेगा। हाँ, यानी पुराने बे ब्रिज की तुलना में ये काफी अलग तरीके से बनाया गया है। सही बात है। हम भूकंप में पुल के प्रदर्शन को डिजाइन कर रहे हैं। तो एक तरफ ये अपने पुल को बहुत मजबूत और टिकाऊ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि ये पुल खास जगहों से ही टूटे। जी हाँ, खास जगहों से ही। हाँ, यानी आप नाकामी को काबू कर रहे हैं। हाँ, नाकामी को खास जगहों पर काबू करके इंजीनियर टावर की तरह पुल के ढांचे के महत्वपूर्ण हिस्सों की हिफाजत कर सकते हैं। आपस में जुड़े 4 पैरों वाला ये अकेला टावर अब तक का सबसे अनूठा होगा। इससे जुड़ी है 120 शेयर लिंक बीम, जो हिलडुल कर भूकंपीय ऊर्जा को जज्ब कर लेती हैं और भूकंप के बाद बेडौल हो जाती हैं। बीमों को महज कुछ ही दिनों में बदला जा सकता है। इस तरह टावर को गंभीर नुकसान से बचाया जा सकता है। पहली बार इस टेक्नोलॉजी को पुल में इस्तेमाल किया जा रहा है।
इसलिए भूकंप के दौरान जब ये हिलने लगता है तो भूकंप की तोड़ने वाली सारी ऊर्जा यहाँ शेयर लिंक बीमों की ओर मोड़ दी जाती है। सही बात है। भूकंप से बीमें टूटती हैं और आप उन्हें बदल देते हैं, पुल वैसा ही खड़ा रहता है। सही बात है। आप इन्हें अपनी कार के बम्पर की तरह डिजाइन करते हैं। आप कार को ड्राइव कर रहे हैं, एक छोटा सा हादसा हो जाता है और सामने वाला हिस्सा बेडौल हो जाता है, पर आप फिर भी कार चला सकते हैं। इसलिए भूकंप से लड़ने की कोशिश करने के बजाय आप उसके साथ लुढ़कने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है। नया रोड डेक भी भूकंप के साथ चलने के लिए डिजाइन किया गया है। भीतर लगी हुई खास कब्जे वाली पाइप नुमा बीमों की वजह से ये 1 मीटर से ज्यादा फैल सकता है। ये विशाल शॉक एब्जॉर्बर नए फैलाव को मूल बे ब्रिज से 9 गुना ज्यादा लचीला बना देते हैं। लेकिन इन खास इलाकों में लचीलापन लाने का मतलब है बचे हुए रोड डेक का ठोस तरीके से बंधा होना, ताकि ये भूकंप में खिंचकर टूट ना सके। नए फैलाव पर काम कर रहे कर्मचारी बोल्ट लगाने और वेल्ड करने के भीमकाय काम के जरिए पुल के 28 अलग-अलग टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक ठोस रोडवे बना रहे हैं। ये सब पूर्व की तरफ जाने वाली कतारों के पहले 4 हिस्सों में किया जा रहा है, जो ड्राइवरों को ओकलैंड ले जाएंगी। ठीक है, तो डैनियल, हम इस हिस्से के किनारे पर खड़े हुए हैं। हाँ। और जहां पुल भूकंप की गति को सहने के लिए काफी ज्यादा हिलना चाहता है, वहीं आप चाहते हैं कि डेक पूरी तरह से कड़क बना रहे। हाँ, पूरी तरह साबुत बना रहे। कोई खाली जगह, कोई टूटन कुछ न हो। बिल्कुल सही। और आपको इस टुकड़े और अगले टुकड़े के छेद सीध में करने पड़ते हैं। इसमें करीब 4,500 बोल्ट हैं। यानी बोल्ट के 4,500 छेद। हाँ, बहुत ज्यादा तादाद है। मेरे नीचे 4,500 छेद हैं। इनका सीध में होना जरूरी है। और इन बोल्टों में हिलने डुलने की कितनी जगह होनी चाहिए? हर बोल्ट के चारों तरफ करीब 1 मिलीमीटर की ओह, अतिरिक्त तो ये जगह है। बहुत बड़ी बात नहीं है। 4,500 बोल्टों में 1 मिलीमीटर की अतिरिक्त जगह है, ताकि दोनों का आसानी से संयोजन हो सके। हाँ, बिल्कुल। क्या ये दुनिया का सबसे पेचीदा पुल है? हाँ, बिल्कुल है। मैं नीचे आ रहा हूँ। 4,500 बोल्ट मिलकर एक जोड़ बनाते हैं। तो इस वक्त एक दल इनको आपस में जोड़ रहा है। हाँ, कुल मिलाकर पुल के 28 हिस्से करीब 3.5 लाख बोल्टों के जरिए भीतर से जुड़ जाएंगे। आप डैरिल हैं? क्या हाल है? मैं हूँ डैनी। डैरिल, कैसे हैं आप? आपसे मिलकर अच्छा लगा। डैरिल, यहाँ क्या चल रहा है? हमें इनमें बोल्ट कसने हैं। दोनों को आपस में जोड़ना है। हम पहले पिनों से बोल्टों को कसने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बोल्ट आसानी से भीतर घुस जाए। तो पहले हम पिन लगा रहे हैं। हाँ। और इसके बाद जब पिन भीतर चली जाएगी तो ये स्टील को ऊपर खींचेगा, हाँ। ताकि सही छेद है। एक सीध में आ जाए। बिल्कुल। क्योंकि मेरे ख्याल से ये बात याद रखने वाली है कि ये एक पुराना हिस्सा है और ये नया हिस्सा है, और दोनों को चीन में बनाकर यहाँ लाया गया है। उड़ान का इस पर असर पड़ा है। स्टील ढीला पड़ गया है, और अब आपको स्टील के 2 टुकड़ों को एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर लाना है। हाँ चलिए पिन को लगा दिया जाए। हाँ, आप शुरू कीजिए। चलिए इस एफ पिन को पकड़ लिया जाए। ठीक है। बोल्ट के छेदों को सीध में लाने के लिए कर्मचारी पिनों को कड़क करने वाली पसलियों पर ठोक कर शुरुआत करते हैं, जो इस हिस्से के ऊपर की तरफ लगी है और अस्थायी रूप से टुकड़ों को एक साथ जोड़े हुई है। इसे इन्हें सीध में लाना चाहिए। काफी जोर की आवाज हुई डैरिल। हाँ, आपको ईयर प्लग लगाने चाहिए थे। मुझे तो इसकी आदत है, इसलिए आदत है का मतलब है कि आपके कान खराब हो चुके हाँ, हैं। हाँ। अच्छा, अब पिन भीतर जा चुकी है? 6 पिन भीतर जा चुकी है। कहाँ? यहाँ पर? हाँ, दूसरा वाला वहाँ पर। ये एक पेचीदा घुमाव होगा। यहाँ इसे आजादी से हिलाए डुलाए जाने की गुंजाइश नहीं है। हाँ, यहाँ बंदिशें हैं। पहले आसानी से ठोकिए, सबसे पहले ठोकिए, इसके बाद आप ताकत बढ़ा सकते हैं। यहाँ इस छोटी सी जगह पर आ जाइए। ये हुई ना बात। हम बीटर को बहुत ज्यादा फंसाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आपने इसे कुछ ज्यादा ही फंसा दिया और अगर आप चूक जाएं तो ये आपके हाथ पर लग जाएगा। इसलिए हमेशा अपना हाथ बोल्ट के सिरे से दूर रखना पड़ता है। पहले धीरे से ठोकिए। तो मेरा हाथ यहाँ है। ईमानदारी से कहूँ, अगर चूका तो यहाँ पर हाँ, मेरी सारी की उंगली सारी टूट उंगलियां सकती है। टूट सकती हैं। अगर नहीं तो कुछ तो टूट ही सकती हैं। इसीलिए बीटर से अपना हाथ दूर ही रखिए। ठीक है, मैं बीटर को ठोक रहा हूँ। ये हुई ना बात। हल्की सी चोट मारिए और फिर ये सही था। थोड़ी खरोंचे आई, ये एक पर बड़ा इनसे पुल दर्द है। इसे नहीं होगा। भूकंपों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ, बहुत अच्छे। पिन पर अपनी नजर रखिएगा। हाँ, ऐसे ही। देखा? बहुत अच्छे। बुरा नहीं है, आप ना? ये काम कर सकते हाँ, हैं। बुरा नहीं किया मैंने। क्या बात है। मैंने सभी बहुत लगा दी। बढ़िया। मैंने सभी को लगा दिया। ठीक है, अब पिन जगह पर लग चुकी है। इसका मतलब एक प्लेट और दूसरी प्लेट की सीध बढ़िया है। बोल्ट के लिए तैयार? दल 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाले बेहद मजबूत बोल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। वो वाला। ये मूल बे ब्रिज में एक बड़ा सुधार है। उसमें बोल्ट नहीं लगे थे ना? नहीं, उसमें रिविट लगी थी। रिवेट? हाँ, वो भी पिन के भीतर जाने जैसा ही था। हाँ। नई दुनिया। नई दुनिया, सही कहा। जी।
पुराने बे ब्रिज में उन्होंने स्टील की गर्म रिवेट इस्तेमाल की थी। ठंडी होने पर ये फैलकर स्टील की प्लेटों को एक साथ कायम रखती थीं, लेकिन इनकी चिकनी सतह दोनों हिस्सों के बीच थोड़ी बहुत गति की गुंजाइश रखती थी। नए बे ब्रिज को खास जगहों पर ही हिलने लायक बनाया गया है ताकि ये चूड़ीदार बोल्ट दोनों हिस्सों को एक साथ बनाए रखें और ये भूकंप के दौरान जरा भी न फिसले। आपका उछाला ये नट उछलकर किसी ना किसी का सिर फोड़ेगा। माफी चाहता हूँ। पूरे 4,500 नटों को कसने और सड़क के दोनों हिस्सों को भीतर से जोड़ने के लिए कर्मचारियों के पास महज 1 हफ्ते का वक्त है ताकि वेल्डर बाहर से अपना काम पूरा कर सकें। बहुत बढ़िया। कैसा दिख रहा है? कमाल है। और लीजिए, ये हो गया पूरा। इस पुल के एक हिस्से पर 36 बोल्ट हैं, लेकिन ये याद रखिए कि इस पूरे भाग में 4,500 बोल्ट फैले हुए हैं और इस पूरी परियोजना के कुल 28 हिस्से हैं, जिसका मतलब है कि जब तक आप नए बे ब्रिज पर अपनी कार दौड़ाएंगे, डैरल बहुत सारे नट कस चुके होंगे। हाँ, बहुत सारे बोल्ट। आगे देखिए, सबसे जबरदस्त भूकंप से बचने की तकनीक। आप तैर रहे हैं और इतना भारी वजन उठाने के लिए की गई पहली कोशिश। ऐसे ही बड़े बड़े ढांचों से विशाल और मजबूत पुल बनाए जाते हैं। सैन फ्रांसिस्को बे इलाका अमेरिका का भूकंपीय रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय इलाका है। अब आंकड़ों को देखें तो इस बात की संभावनाएं 60% से ज्यादा है कि एक जबरदस्त भूकंप अगले 20 सालों में इस शहर में आए। इसलिए इस खाड़ी पर फैले पुल को डिजाइन करते हुए जब बात भूकंप की आई तो उसमें अगर मगर का सवाल नहीं उठ सकता था। इस इलाके में आखिरी बड़ा भूकंप आए 20 साल हो चुके हैं और अगला भूकंप उससे 40 गुना ज्यादा तेज हो सकता है। इसलिए कैलिफोर्निया तेजी से इस दिशा में काम कर रहा है कि बे ब्रिज अगले भूकंप से पहले ही तैयार हो जाए। तो ऊपर वाले हिस्से के नीचे वाले हिस्से पर गिर जाने की तस्वीरें आपके मन में हमेशा के लिए छप गई हैं। हाँ, सभी के मन पर छप गई हैं। और अगर आप निर्माण कंपनियों के दफ्तरों में जाएं, तो हर दफ्तर में वो तस्वीर सामने के दरवाजे पर लगाई गई है ताकि वो हमें रोज याद दिलाए कि हमें तेजी से काम करना है और जल्दी से इस पुल को सक्रिय कर देना है। दरअसल इस पुल के लिए एक ना बढ़ाई जा सकने वाली आखिरी तारीख तय है। अगर इससे पहले बड़ा भूकंप आ गया तो इस पुल का गिरना तय है। सही बात है। इस असुरक्षित पुल को मजबूत बनाने के लिए इसके पूर्वी दायरे को पूरी तरह बदला जा रहा है। इसके ठीक बगल में भूकंपीय रूप से उन्नत नया हिस्सा बनाया जा रहा है। ये दुनिया का पहला अकेला टावर है, खुद पर ही टंगा हुआ झूलता हुआ पुल। खुद पर लटका हुआ झूलता हुआ पुल कैसे काम करता है ये समझने के लिए आपको पहले ये बताना होगा कि झूलता हुआ एक पारंपरिक पुल कैसे काम करता है। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल है बे ब्रिज का पश्चिमी हिस्सा। इसमें हैं कुछ खड़े टावर, इसमें आड़े रोड डेक भी हो सकते हैं और टावरों से लटकते हैं असाधारण केबल जो रोड डेक को पकड़े हुए हैं, लेकिन जमीन और खाड़ी के बीचों बीच भीमकाय बुनियादों से जुड़े हैं। हालांकि पूर्वी हिस्से पर जमीन वैसी नहीं है कि ऐसा वजन सह सके, इसलिए इस पुल पर एक खड़ा टावर है। तब भी आड़ा रोड डेक लगाया जा सकता है, लेकिन जब केबल झूलते हुए नीचे आते हैं तो जमीन से जुड़ने के बजाय ये खुद रोड डेक से ही जुड़ते हैं। इसलिए ये है खुद पर झूलने वाला लटकता हुआ पुल। तो मार्वन, केबल रोड डेक से जुड़ा हुआ है और वही केबल ऊपर आता है, टावर में चला जाता है, नीचे आता है, यू के आकार का मोड़ लेता है और ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाता है। ये एक अकेला केबल है ना? हाँ, अकेला केबल है। और ये जुड़ने की जगह पर गोता नहीं लगाता, जमीन के भीतर नहीं जाता, बल्कि रोड डेक से जुड़ जाता है। ये दोनों तरफ पूर्वी सिरों पर जुड़ जाता है और यहाँ कुंडली बनाता है। इस तरह केबल नीचे आता है और पुल पर ऐसे लिपट जाता है जैसे मेरी कमर की बेल्ट। ये ना सिर्फ रोड डेक को पकड़े हुए है बल्कि ये दोनों को जोड़े भी हुए है। इसे चुस्त और मजबूत बना रहा है। सही बात क्या ऐसा पहले कभी किया गया है? नहीं। नए पूर्वी फैलाव के इस आखिरी टुकड़े को बनाने के लिए कर्मचारी रोड डेक को 28 विशाल टुकड़ों में ऊपर उठा रहे हैं। पूरब की तरफ जाने वाली 14 कतारों के लिए और 14 पश्चिम की तरफ। पूर्वी दायरे के पहले 4 टुकड़े पहले ही चढ़ाए जा चुके हैं और उन्हें एक साथ कसा जा रहा है। इस वक्त ये पश्चिमी हिस्से के पहले टुकड़े को उठाने वाले हैं। स्टील का एक हिस्सा जिसका वजन एक पनडुब्बी से ज्यादा है और ये पानी से करीब 45 मीटर ऊपर लटका रहेगा। इससे पहले कि पुल का हिस्सा उठाकर अपनी जगह पर लगाया जाए, इन्हें क्रेन तैयार रखनी पड़ेगी और ऐसा करने के लिए ये 200 मेट्रिक टन का एक मजबूत फ्रेम इस लेफ्ट कोस्ट लिफ्टर के सामने की तरफ जोड़ रहे हैं।
ये अमेरिका की एक सबसे बड़ी और सबसे मजबूत क्रेन है, लेकिन फुटबॉल के मैदान के आकार की ये लिफ्टर भी अकेले काम नहीं कर सकती, क्योंकि हर हिस्सा अलग आकार और वजन का है। इसलिए हर हिस्से को उठाने का गुरुत्व केंद्र भी अलग अलग होगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए क्रेन से जोड़ने के लिए खास आकार का वजन उठाने वाला फ्रेम बनाना पड़ा, जो आसानी से अलग अलग हिस्सों को समाने लायक संयोजन कर सके। तो मैं स्टील के जिस विशाल उपकरण पर इस वक्त काम कर रहा हूँ, ये है वजन उठाने वाला फ्रेम, और यही वो चीज है जो पुल के हिस्से को जोड़ती है, उसे उठाती है और जगह पर रख देती है। लेकिन अब मकसद है उठाने वाले इस पूरे फ्रेम को लेफ्ट कोस्ट लिफ्टर से जोड़ना। इसके लिए हम मेरे पीछे मौजूद इन 4 भीमकाय जंजीरों का इस्तेमाल करेंगे और इन्हें उठाने वाले फ्रेम के चारों कोनों पर मौजूद छेदों में जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलें। लीजिए, ये चले। हर जंजीर का वजन एक फोक्सवैगन बीटल कार के बराबर है। इसके गिरने से आपकी जान भी जा सकती है। अच्छा रायन, ये नीचे आ रही है। ये इतनी भारी है कि दल इन्हें उठाकर छेदों तक ले जाने के लिए एक अलग क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। ऊपर जाओ, वजन उठाओ। सही है, ये आ रही है। और ऊपर, बस हो गया। हे ईश्वर, कितनी भीमकाय है। एक नकली जंजीर की तरह लग रही है, मानो लुगदी की बनी हो। ये तो बहुत ही बड़ी है, मानो किसी ने बहुत ही फुर्सत से इसे बनाया हो, सिर्फ देखने के लिए। ठीक है, नीचे करो, वजन उठाओ। पिन लगी है, धक्का दो मुझे। बढ़िया। वहीं रहो, आगे आने दो। इसके बाद कर्मचारी हाथ से चलने वाली कम अलोंग नामक एक चरखी का इस्तेमाल करते हैं ताकि जंजीर को छेद तक खींचा जा सके। जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ, चरखी भी करीब होती जा रही है। काम करना चाहते हो ना? आप तो मेरी जान लेना चाहते हैं। कार्लोस, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, जारी रखो। ठीक नहीं हो, थक गए हो? नहीं नहीं नहीं, थका नहीं हूँ, तुमको थका दिख रहा हूँ। हमने तुम्हें 24 घंटों की सदस्यता दी है। हाँ, मैं नहीं चाहता कि आपको परेशानी हो। मेरी हौसला अफजाई कीजिए। मेहनत से काम करो डैनी, ताकत लगाओ। मुझे धक्का दो, धक्का दो। पिन को आर पार करने के लिए तकरीबन 1 टन वजनी जंजीर का छेद से 3 मिलीमीटर के दायरे में आना जरूरी है। कैसा चल रहा है? तुम नजदीक आते जा रहे हो, बस पहुंच ही गए समझो। बढ़िया चल रहा है। वहाँ पर, बस वहीं, वहाँ पर। ठीक है, सही हो गया। बहुत अच्छे। वाह, देखिए तो सही, क्या बात है। चौथी जंजीर, इस पर नट कसा जा रहा है, जिसका मतलब है उठाने वाला ये फ्रेम 200 टन से ज्यादा वजनी 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा उठाए जाने के लिए तैयार है। फ्रेम को लेफ्ट कोस्ट लिफ्टर से अच्छी तरह जोड़ दिया गया है। अब इसे 30 मीटर ऊपर तक उठाया जा सकता है। एक नौका के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है, जो ठीक इसके नीचे पुल का हिस्सा तैरा कर लाएगी। वो टुकड़ा नीचे आ रहा है। लीजिए, पहुंच भी गया। वो रहा टुकड़ा। बाप रे, कितना बड़ा है। वाह। इस हिस्से से गाड़ियों की 5 कतारें गुजरेंगी और इसका वजन पूरी तरह भरे बोइंग 747 विमान जितना है। कर्मचारियों को इसे पानी में 15 मंजिल ऊपर उठाना होगा। जिस तरह से आप इसे बना रहे हैं, इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि हालांकि हम 10 से 15 साल की निर्माण अवधि की बात कर रहे हैं, पर बे ब्रिज आज ही नजर आने लगेगा। सैन फ्रांसिस्को और ओकलैंड से सुबह सुबह आने वाले लोग पश्चिमी सिरे पर पहली बार आज पुल को फैले हुए देखेंगे ना? जी हाँ, आज पहली बार लोग इस पुल को देखेंगे। क्या आपने कभी देखा कि गाड़ी चलाते हुए लोग कह उठे कि अरे वाह, कमाल है? मेरे ख्याल से तो ये रोज ही होता है। हम सुबह सफर करने वाले लोगों का ध्यान रोज खींचते सही हैं, है। लेकिन हमें पता है कि सैन फ्रांसिस्को के लोगों की इसमें दिलचस्पी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि नया पुल बने। आज दोपहर तक करीब 25 मीटर का हिस्सा चढ़ा दिया जाएगा। दल को काम पूरा करने के लिए तेजी से इसे उठाना होगा। मैं आ रहा हूं। क्योंकि ज्वार के समय इस हिस्से का पूरी ऊंचाई तक पहुंचना जरूरी है। क्रेन ज्वार के दौरान चढ़े पानी की 1 मीटर अतिरिक्त ऊंचाई पर निर्भर करती है। वो तैयारियां कर रहे हैं? हाँ, वो तैयारियां कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 4 घंटे बाद आने वाले भाटे से पहले इसे ऊपर चढ़ाना होगा। अच्छा, तो लेफ्ट कोस्ट लिफ्टर को 6 जगहों पर पुल के उस हिस्से से जोड़ दिया गया है जिस पर मैं खड़ा हुआ हूँ। गाड़ियों की 5 कतारें हम इस हिस्से को ऊपर उठाएंगे, हवा में लटकाएंगे और फिर उसे अपनी सही जगह पर ले जाकर रख देंगे। ऊपर आ रहा हूँ दोस्त, आप लोग वहां से हट जाओ। चूंकि अब 6 टुकड़े जुड़ चुके हैं, इसलिए आप क्रेन ऑपरेटर से बात करेंगे और इसे सही है। उठवाना शुरू करवाएंगे। ये काफी शानदार नजारा है। 1200 टन वजन हवा में लटका हुआ है। उम्मीद है कि हवा शांत हो जाएगी और काम अच्छी तरह से हो जाएगा। लंच से पहले ही। सही है, नीचे उतरना होगा। हमें नीचे उतरना होगा। ऊपर आ रहा हूँ। आप लोग यहाँ नहीं आ सकते। अच्छा, एड इस स्थिति से खुश है। हम इसे हटाएंगे क्योंकि 2 लोग ऊपर 2 वहां मिनट हैं। के भीतर हाईवे का ये टुकड़ा ऊपर चला जाएगा। उत्तर पश्चिमी सिरे को खींच रहे हैं। शुक्रिया माइक। ऊपर आने के लिए तैयार हो जाओ। चलो रायन, इसे ऊपर उठाया जाए। ठीक है, उठाते हैं।
ठीक है, आप काफी ऊपर चले गए हैं डैन। आप तैर रहे हैं। सब रुक जाओ। सब रुको, वो सही जगह आ गया है। 10-4, इसका चरम वजन कितना था? करीब 615 किलो। ठीक है। अच्छा, स्तर ठीक लग रहा है। हाँ, इसे और ऊपर उठाएंगे। और फैलाओ, ऊपर उठाओ। कमाल है। आमतौर पर एक पुल का टुकड़ा जिस पर 5 कतारों में गाड़ियां गुजरने वाली हों, ऐसे हवा में लटकते नहीं देखा जा सकता। क्रेन इसे करीब 1.25 मीटर प्रति मिनट के दर से ऊपर ले जा रही है। केविन, हमें कुछ मोड़ मुड़ने होंगे। कैसा चल रहा है? शानदार। ब्रिज डेक की ऊंचाई पर पहुंचने में आधा घंटा लग गया, जहां एक और दल इसे उठाने के सबसे कठिन हिस्से को शुरू करने का इंतजार कर रहा है। टुकड़ा ऊपर जा चुका है, वो हवा में करीब 45 मीटर की ऊंचाई पर है। मैं कर्मचारियों की नौका पर चढ़ने वाला हूं और खाड़ी में दूर जाकर उसे सही स्थिति में रखवाऊंगा। आगे देखिए, इस 1000 मेट्रिक टन के फौलाद के टुकड़े को रखा जाएगा। ओ, ये नीचे आ रहा है, हमें यहाँ से हटना होगा, ठीक हमारे सिर के ऊपर। और फिर मैं खड़ा हूँ दुनिया के सबसे खूबसूरत ब्रिजेस में से एक ब्रिज के केबल पर, और अभी मैं बहुत ही अटपटा काम करने वाला हूँ। कर्मचारी सड़क के 1000 टन वजनी हिस्से को नए बे ब्रिज की ऊंचाई पर तकरीबन 45 मीटर ऊपर उठा रहे हैं। एक भूकंप रोधी अपने सहारे लटकने वाला सस्पेंशन युक्त फैलाव निकाल रहे हैं क्या? हाँ, देखिए उसे, यही तो चाहिए था। इसके आगे हैंड रेल का इस्तेमाल नहीं होगा। अब दल को इसे उठाने के सबसे मुश्किल हिस्से को अंजाम देना है। इसे सुरक्षित तरीके से रखना है। स्टील का ये विशाल टुकड़ा जिस पर गाड़ियों की 5 कतारें जाएंगी, इसे सहारा देने वाले ढांचे पर 2.5 मिलीमीटर के हेर फेर से रखना होगा। तो लीजिए, मैं क्रेडल के ऊपर खड़ा हूं। ये एक अस्थायी ढांचा है जिस पर 1000 मेट्रिक टन वजनी पुल का टुकड़ा रखा जाने वाला है, और अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वो हमारी तरफ ही आ रहा है। हाँ, तो हम सही ऊंचाई पर हैं। टुकड़े को स्टील के अस्थायी ढांचे पर ला रहे हैं। ओह, उन्होंने इस पर हाथ लगा दिए। वाह! अब देखिए, ये टुकड़ा मेरे सिर के ऊपर अपनी जगह पर लटक रहा है, और लेफ्ट कोस्ट लिफ्टर को इसे अभी और 6 मीटर धकेलना है, तब जाकर काम बनेगा। ईश्वर, ये तो अपने सिर पर एक अंतरिक्ष यान को उतारने जैसा है। दल इस हिस्से को 8 लैंडिंग पैड पर रख रहा है। अगर हर पैड पर वजन समान रूप से नहीं बटा तो ये स्टील के इस हिस्से को तबाह कर सकता है। इसलिए उसे एक उच्च मजबूती वाली सुरक्षा परत या गूश से ढक दिया गया है। इसे खरोंच दो, इसे एकदम चिकना बनाना जरूरी नहीं है। इसे आखिरी मिनट में ही लगाया जाता है ताकि ये जल्दी से ठोस ना बन सके। इसका मतलब कर्मचारियों को करीब 9 लाख किलो वजनी इस हिस्से के नीचे आना होगा। बिल, आपको अच्छी तरह पता है कि इस वक्त कोई चीज आपके सिर के ऊपर है। हाँ, सही बात है। ऐसे में आपका मकसद होगा जल्दी से यहाँ से निकल जाना और इसे इन 8 पैनों पर रखवा देना। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, बताइए कि ये गूश क्या चीज है? इसमें 2 भाग एपॉक्सी मसाला होता है। हम वजन को बराबर बांटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब ये इन क्रेडलों पर टिके हों तो प्लेट और स्टील के तले के बीच 100% संपर्क रहे। हाँ, इसलिए अगर स्टील में कोई गलती हो जाती है तो उसे ये चिकना, तेजी से काम करने वाला गूश सह लेगा। सही बात है। इसे आप गूश क्यों कहते हैं? हमने इसे गूश का उपनाम दिया है क्योंकि जब इसे किसी भारी वजन के नीचे लगाया जाता है तो ये इसी तरह की आवाज करता है। इसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तो इस आवाज को शब्दों में नहीं ऐसे बता सकते हैं? सही है। मुझे लगा ये गीला गीला सा रहता है, इसलिए इसका नाम गूश पड़ गया। हाँ, ये भी ठीक है। देखिए, है ना, गीला ये गीला भी सा। सही है। बिल, मजेदार बात यह है कि आप यहाँ मेरे साथ मजाक कर रहे हैं जबकि आपके सिर पर इतना भीमकाय वजन लटका है। सभी 8 लैंडिंग पैड गूश में सुरक्षित लपेट दिए गए हैं। ओ, ये नीचे आ रहा है, हमें नीचे उतरना होगा। क्रेन इस हिस्से को आखिरी कुछ सेंटीमीटर नीचे क्रेडल पर उतार रही है। रोड डेक का वजन क्रेन से उतर चुका है। 1000 मेट्रिक टन से ज्यादा वजनी इस हिस्से का वजन क्रेन से क्रेडल पर रखा जा चुका है। छड़ें ऊपर हो गई हैं, यह हिस्सा रखा जा चुका है। इसका मतलब है कि आखिरकार पश्चिम की तरफ जाने वाले पहले रोड डेक को इन्होंने अपनी सही जगह पर रख दिया है, और ऐसा करके इन्होंने सैन फ्रांसिस्को और ओकलैंड के बीच की सड़क की लंबाई 25 मीटर और बढ़ा दी है। ये नया असाधारण खुद पर लटकने वाला सस्पेंशन पुल सैन फ्रांसिस्को की गगन रेखा में एक नया जुड़ाव होगा। इस पुल के बाहरी रूप की प्रेरणा इसके एक शानदार पड़ोसी पुल से ली गई है।
सैन फ्रांसिस्को अपने खूबसूरत पुलों के लिए जाना जाता है। गोल्डन गेट ब्रिज शायद दुनिया का सबसे मशहूर पुल है। इसलिए जब इन्होंने बे ब्रिज के पूर्वी हिस्से को नया बनाने का फैसला किया तो कुछ स्टील लेकर इसे खाड़ी के आर पार फैला देना ही काफी नहीं था। इन्हें एक अनूठे फैलाव को विकसित करना था जो इस तरह के मुकाबले में खड़ा रह सके। एक इंजीनियर के तौर पर आपके सामने चुनौती है एक ऐसा फैलाव बनाने की जो पानी के ऊपर तना हो और भूकंप का सामना कर सके। लेकिन अगर आप बे एरिया में इंजीनियर हैं तो आपके सामने चुनौती है ऐसा पुल बनाने की जो एक प्रतीक बन जाए। सही बात है। यहाँ के नागरिकों को लगता था कि बे एरिया इससे अच्छे का हकदार है। यहाँ गोल्डन गेट जैसा एक खूबसूरत अनूठा पुल बनना चाहिए और ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि बे एरिया के लोग इन लटके हुए तारों को काफी गंभीरता से लेते हैं। सही बात है। इसलिए हमारी तरकीब यही है कि जैसे ही आप पश्चिमी हिस्से में लटकते इन विशाल केबलों को छोड़कर सुरंग से बाहर आते हैं तो आपको वो बाहर आते ही फिर से नजर आते हैं। हाँ, और जब आप उन्हें नीचे आते हुए देखते हैं तो उसके ठीक बाद आपके सामने होता है बर्कले हिल्स और इस तरह पुल एक खूबसूरत कहानी कहता हुआ लगता है। ऐसा पहली बार होगा कि पूर्वी फैलाव का डिजाइन पुल के बाकी हिस्से से मेल खाए। नए खुद पर लटकने वाले फैलाव की वजह से केबल की दिखावट पूरी खाड़ी पर कायम रहेगी और पश्चिमी हिस्से पर भी एक समान रूप से फैली होगी। दोहरे सस्पेंशन वाला ये पुल तकरीबन 75 सालों से बे एरिया का प्रतीक है। इसकी वजह है करीब 6.5 किलोमीटर तक फैले लटकते हुए केबल। रोजाना इनमें 1200 से ज्यादा बल्ब नाटकीय ढंग से रोशनी बिखेरते हैं। ये मोतियों की लड़ी के नाम से जाने जाते हैं। इस पूरे पुल का सबसे मुश्किल काम था चमकती हुई इन खास बत्तियों को लगाना। आज मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी करूंगा। मैं बे ब्रिज के केबल पर चढ़ूंगा और उस पर चलकर लाइट बल्ब बदलूंगा। हाँ, तो आप तैयार हैं? हर महीने कर्मचारियों को ये लाइट बल्ब बदलने पड़ते हैं। हे ईश्वर! और वो भी दुनिया के तीसरे सबसे व्यस्त पुल पर गाड़ियों को रोके बिना। रसल, हम क्या करने जा रहे हैं? हम ट्रैफिक रोकेंगे, गाड़ी से नीचे उतरेंगे और सीधे केबल पर चढ़ जाएंगे। एक मिनट, हम जब ऊपर डेक पर गए थे तो ट्रैफिक रोका नहीं गया था। हम इस वैन से बाहर आएंगे, पुल के बगल वाले हिस्से पर जाएंगे और फिर सीधे केबल पर चढ़ जाएंगे। हाँ, आप बस मेरे पीछे आते जाइए। बड़ा मजा आएगा। जिस लाइट को हम बदल रहे हैं वो केबल के पहले हिस्से के शिखर पर लगी है। इस तक पहुंचने के लिए सैन फ्रांसिस्को की तरफ पानी में तकरीबन 150 मीटर ऊपर चढ़ना होगा। तो इस वक्त हम पुल पर हैं और हम उतर रहे हैं, है ना? हाँ, उतर रहे हैं। हाँ, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी से। हाँ ठीक है, लीजिए उतर गए। चलिए आइए 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 आइए, जल्दी आइए। ये तो भयानक है। ये काम करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। हम जो काम करने जा रहे हैं उसके दौरान इसे फिल्माना काफी मुश्किल होता है। इसके लिए 3-4 हेलीकॉप्टर लाने पड़ते हैं। इसलिए हमने ये उपाय निकाला है। ये भले ही खूबसूरत ना दिखे, आधुनिक ना हो, पर ठीक है, इससे हमें वो नजारा मिलेगा जो किसी और चीज से नहीं मिलेगा। हाँ, तो रसल, आपको ये कैसा लगा? मुझे पसंद आया। बढ़िया है ना? हाँ, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। हाँ, जरूर आएगा। चलिए अब काम शुरू करते हैं। इसे लगाकर मैं एक हाथी की तरह दिखूंगा। हो गया। हाँ, तो आप मेरे साथ रहिए, आप भी मेरे साथ रहिए। मैं जो करूंगा आप भी करते जाइएगा। रसल, मैं तो आपके पीछे पीछे ही रहूंगा। ठीक है, केबल पर अपना सफर शुरू करने से पहले 2-4 चीजों के बारे में आपको बता दूं। नंबर 1, मैं एक केबल पर चल रहा हूं और ये कोई बहुत चौड़ा नहीं है। ये बेलन के आकार का है, अजीब सा। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, मेरे बाईं तरफ है पानी, उधर देखिए, और मेरे दाहिनी तरफ तेज रफ्तार गाड़ियां। अरे बाप रे! इस केबल का व्यास महज 71 सेंटीमीटर है। आ रहा हूं रसल, दहलीज पार कर रहा हूं। अपना सिर बचाना। ये नसेनी जितना चौड़ा ही है, लेकिन इसकी 1 इंच सतह भी सपाट नहीं है। जैसे ही आप इस पर पैर रखेंगे आपको इसका बेलन जैसा मुड़ा हुआ आकार महसूस होगा। इसका मतलब आपके पास एक अकेली स्थिर सतह है अपना पैर रखने के लिए। और मैं एक बात कहूंगा और बहुत जोर से कहूंगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे अजीबोगरीब काम है। ओह, हे ईश्वर, ये थोड़ा हिलता है ना? क्या हिलता है ये? हाँ, ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक इस केबल को हिला रहा है। पूरे केबल को हिला रहा है। ये तो अजीब बात है। सही है। चलिए आगे बढ़ते रहिए। यहाँ आ जाओ। सस्पेंशन ब्रिज भूकंप के दौरान साथ में हिलने के लिए बनाए जाते हैं। हे ईश्वर, रसल, ये तो बहुत ज्यादा हिल रहा है। हाँ, बाप रे, पुल तो बहुत हिलता है। हम जिस केबल पर चल रहे हैं वो 1 मीटर तक झूल सकता है। एक पैर आगे एक पीछे, जैसे बचपन में खेला करते थे, है ना? हाँ। अब तकरीबन 60 मीटर और बचा है। 60 मीटर और?
ए ईश्वर, इस अनूठे सफर के बारे में एक और अद्भुत बात यह है कि हम ये सफर इसकी सेवा के लिए कर रहे हैं। देखिए, ये छोटा सा लाइट बल्ब मोतियों की मशहूर लड़ी जो रात में इस पुल की पहचान है, बदकिस्मती से इसके रख रखाव के लिए ये करना पड़ता है। रसल, ये रास्ता और खड़ा बनता जा रहा है। हाँ, इससे पैरों में थोड़ा सा और बल पड़ने लगता है। बाप रे, बहुत ध्यान से चलना होगा, खड़ी चढ़ाई है। ये इस पूरे केबल का सबसे खड़ा हिस्सा है। जब हम टावर के शिखर की तरफ बढ़ते हैं तो ये चढ़ाई 37 डिग्री के कोण तक की हो सकती है, पानी से तकरीबन 150 मीटर ऊपर। वो नीचे नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है। मैंने नीचे देखा, मैंने नीचे देख लिया। आपको क्या लगता है? आपको पता है मुझे क्या लगता है? मेरे ख्याल से ये मेरी जिंदगी का सबसे अनूठा काम है। मजा आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। मैं जिस तरह सैन फ्रांसिस्को को देख रहा हूँ, लगता नहीं कि लोग देख पाते होंगे। नहीं, पोस्ट कार्डों में भी नहीं। यकीन नहीं होता। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो रसल, हम लगभग शिखर पर पहुंच गए हैं और यहाँ बेचारे इलेक्ट्रिशियन मौजूद हैं। हे ईश्वर, ये हकीकत है या मजाक? लाइट बल्ब बदलने के लिए तैयार। टूटने वाला बल्ब वैसे भी सबसे ऊपर ही होगा। चलिए दिखाइए मुझे कि ये कैसे किया जाता है। इन्हें लेंस को निकालना है जिसे बांध दिया गया है ताकि वो खाड़ी में ना गिर जाए। तो एक आदमी खराब बल्ब को निकालता है, उसे अपने साथी को दे देता है और उसका साथी अपना बैग खोलता है। और मुझे तो ये लग रहा है कि उसके बैग में लाइट बल्ब बदलने वाली कोई हाईटेक मशीन है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लीजिए, नया बल्ब निकाला और उसे लगा दिया। बस हो गया, काम पूरा। बस हो गया। बल्ब बदल गया। हाँ, बदल गया। हम इतने से काम के लिए यहाँ आए थे। हाँ। क्या आपको लगता है कि लोगों को पता होगा कि इन लाइटों को चालू रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? नहीं। 2.5 लाख लोग रोजाना पुल को पार करते हैं। रोज रात को वो इस पुल को चमकते हुए देखते हैं। शाबाश दोस्तों, मेरे ख्याल से इससे इस पुराने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि एक बल्ब को बदलने के लिए कितने लोग चाहिए। कम से कम 2 लोग चाहिए। 2 लोग, एक बैग और बहुत सारा साहस। आगे देखिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली गाड़ियों के बीच बे एरिया के सबसे अहम रास्ते की मरम्मत करनी है। एक गाड़ी उल्टी दिशा में चली आ रही है ना? जी हाँ, ये गाड़ी उल्टी दिशा में चली आ रही है। पर पहले एक सवाल, सैन फ्रांसिस्को के इतिहास में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? जवाब देंगे ब्रेक के बाद। और अब हमारे सवाल का जवाब। सैन फ्रांसिस्को में सबसे भयंकर भूकंप आया था सन 1906 में, जो 7.9 की तीव्रता वाला था। बे ब्रिज की इंजीनियरिंग की जटिलताओं के पार इसके नए अनूठे फैलाव को बनाने से जुड़ी एक सबसे बड़ी चुनौती है एक पुल को बनाना, जबकि मौजूदा बे ब्रिज को पूरी तरह से कायम और चालू रखना। कैलिफोर्निया के सबसे व्यस्त पुल बे ब्रिज से रोजाना 2,80,000 कारें गुजरती हैं। इस पूरे ट्रैफिक को अगले 3 सालों तक सुरक्षित रखना, जब तक कि नया पुल बनकर तैयार नहीं हो जाता, अपने आप में एक निर्माण परियोजना है जिसमें जरूरत है आधी रात को रोडवे की बड़ी मरम्मत करने की। लैरी, अभी कितने बज रहे हैं? क्योंकि ये काम करने का सामान्य समय तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इतने बजे तो मुझे घर पर सोना चाहिए। आपको भी घर पर सोना चाहिए। जी, इस वक्त 12:20 हो चुके हैं। ये शनिवार की रात है और हम पुल पर काम कर रहे हैं। हाँ, हम काम पर जा रहे हैं। हाँ। ये पुल 70 साल पुराना है और इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। हाँ। सन 1989 के भूकंप में तबाह हो चुका था और आपका काम है नए पुल के तैयार होने तक इसे कायम रखना। बिल्कुल सही। ये पूर्वी पार्ट आखिरकार गिरा दिया जाएगा। तब तक गाड़ियों के गुजरने के लिए इस पुल को सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है। इस वक्त ये पूर्वी पार्ट सुरक्षित नहीं है। कर्मचारियों को इसके एक बड़े जोड़ की मरम्मत करनी है जो पुल के 2 हिस्सों को जोड़ता है, और इसके लिए इन्होंने ऊपर और लोअर डेक की ट्रैफिक की 3 कतारों को रोक दिया है। तो ये हैं सड़क की रुकावटें। हाँ। वाह, यहाँ इतनी दूर तक। हाँ। ए ईश्वर, इन्हें मरम्मत करके इन कतारों को सुबह के ट्रैफिक के जमा होने से पहले ही खोल देना है। फुर्ती से काम करने का वक्त है, क्योंकि कार से उतरने के बाद हम महज पुल पर नहीं होंगे, बल्कि हम होंगे एक निर्माण स्थल पर जहां हम ट्रैफिक को रोकेंगे नहीं। ठीक है। रात के 1 बज गए हैं।
ट्रैफिक जारी है, लोग अभी भी शहर की तरफ जा रहे हैं। और यहां पर ये वो जगह है जहां पर जोड़ तबाह हो गया है। ये जोड़ रोड डेक को मौसम, ट्रैफिक और भूकंपों के दौरान फैलने और सिकुड़ने देता है। कचरे को बाहर रखने के लिए ये करीब 28 सेंटीमीटर चौड़ी स्टील की पट्टी से ढका है, क्योंकि अगर कचरा जमा हो गया तो इस जोड़ की फैलने सिकुड़ने की काबिलियत प्रभावित होगी। 74 सालों तक लगातार गाड़ियों के आने जाने के बाद स्टील की पुरानी पट्टी ढीली हो गई है। इस वक्त मैं पुल के एक हिस्से पर खड़ा हुआ हूं और ये रहा पुल का दूसरा हिस्सा, और यहाँ है दोनों के बीच की खाली जगह। ये रहा फैलाव का जोड़, और इस कंक्रीट के नीचे है धातु की एक प्लेट जो अब इस जोड़ की हिफाजत नहीं कर पा रही है। आज हम इस खाली जगह को खोलेंगे, धातु के इस टुकड़े को काटेंगे और इस जोड़ की हिफाजत के लिए उसकी जगह नया टुकड़ा लगा दिया जाएगा। कर्मचारी एक एसिटिलीन टॉर्च के जरिए पुरानी प्लेट को कसने वाले बोल्टों को जला रहे हैं। इससे ये जोड़ की ऊपरी सतह से आजाद हो जाएगी। इसके बाद हम स्टील की इस तबाह हुई प्लेट को बाहर निकालेंगे और उसकी जगह इस टुकड़े को लगा देंगे। इस टुकड़े को डेक पर सही तरीके से वेल्ड करने के लिए हमें पहले ये सारी अशुद्धियां, ये सारा कचरा हटाना होगा ताकि सतह पर सही जोड़ बने। एक बार करीब 400 किलो वजनी नई प्लेट बिछाकर जोड़ दी जाए, उसके बाद ग्राइंड करना एक मजबूत वेल्ड का एकमात्र तरीका है। रात के 2 बज रहे हैं। इस वक्त तक मैं क्लब में मौज मस्ती कर रहा हो सकता था, लेकिन इस वक्त मैं एक पुल पर हूं, ट्रैफिक रोक दिया गया है और स्टील पर ग्राइंडिंग कर रहा हूं। सैटरडे नाइट। रात का ये वक्त पुल पर खास तौर पर खतरनाक होता है, इसलिए कर्मचारी 2 सुरक्षा ट्रकों के सामने काम कर रहे हैं, जिन पर विशाल क्रैश कुशन लगे हैं जो करीब 88 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही कार की टक्कर को भी सह ले। लेकिन अगर ड्राइवर उल्टी तरफ से आ रहा हो तो इनका भी कोई फायदा नहीं। हालांकि हमारी अपनी गाड़ियां हमारी हिफाजत कर रही हैं, लेकिन तभी ट्रैफिक पर नजर रख रहे आपके साथियों ने खबर की है कि एक गाड़ी उल्टी दिशा में चली आ रही है। वो गाड़ी गलत दिशा में आ रही है और कैलिफोर्निया हाईवे गश्ती दल उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ओहो, ये सब वहाँ पीछे की तरफ हो रहा है और यहाँ हम काम कर रहे हैं। हाँ, पर वो बहुत दूर नहीं है। ठीक है, रुको जरा। रात को इस तरह की खतरनाक मरम्मत महीने में तकरीबन 10 बार होती है। 74 साल पुराने इस पुल को सुरक्षित रखने का यही एक तरीका है, जब तक कि नया पुल तैयार नहीं हो जाता। हाँ, तो तबाह हुआ टुकड़ा बाहर आ गया है। आपको पिघलाए गए बोल्टों के छेद साफ नजर आ रहे होंगे। यही तो दिक्कत थी इसमें, ये कवर ढीला हो गया था और कारें इसे दबा रही थीं, जिससे फैलाव के इस जोड़ पर धूल और कचरा भीतर घुस रहा था। पुराना टुकड़ा निकल चुका है, इसलिए हम इसके छेदों को साफ करेंगे और फिर नया टुकड़ा लगा देंगे। अच्छा रिचर्ड, आपने स्टील को काट कर निकाल लिया है और पुल के 2 हिस्से अलग अलग नजर आ रहे हैं, है ना? हाँ। दरअसल पहले धातु को बहुत अच्छी तरह से साफ करना पड़ता है, जी हाँ। तब जाकर वेल्डिंग अच्छी तरह से हो पाती है। सही है। वरना रोजाना हर कार स्टील के इस टुकड़े से टकरा कर गुजरेगी। बिल्कुल, इससे बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। मेरे दोस्त और रिश्तेदार भी इस पुल को पार करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो लोग सुरक्षित रहें। इसे एकदम दुरुस्त करना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि ये वेल्ड ही मेरी पहचान है। इस खाली फैलाव जोड़ को एक बार चिकना कर दिया जाए और सारे बोल्ट निकाल दिए जाएं, उसके बाद कर्मचारी नई प्लेट को उतार सकते हैं। देखिए, ये रही स्टील की नई प्लेट। इस टुकड़े को वेल्ड करने के लिए इन्हें अभी 3 से 4 घंटा काम करना होगा ताकि फैलाव के इस जोड़ का ठोस खोल तैयार हो जाए। इसी से आपको पता चल गया होगा कि 70 साल से भी ज्यादा पुराने इस पुल के रख रखाव में कितनी मेहनत लगती है और क्यों इस नए फैलाव को जल्दी से जल्दी बनाकर तैयार करना जरूरी है। नीचे लाओ, नीचे रख दो। बढ़िया, शाबाश। आगे देखिए, दुनिया के सबसे मजबूत रोड डेक को सील करने के बाद आखिरी काम बचता है उसे सपाट करने का। सड़क को सपाट बना रहा हूं अच्छी तरह ग्राइंडिंग करके। सैन फ्रांसिस्को ओकलैंड बे ब्रिज की स्थिति निर्माताओं के लिए एक अनूठा विरोधाभास रचती है। खूबसूरत नजारे तो हैं ही, पर नीचे हैं खतरनाक भूकंपीय हालात। नए पूर्वी फैलाव के रोड डेक को डिजाइन करते हुए इंजीनियरों को दोनों का ख्याल रखना पड़ा। सन 1989 के भूकंप से पुल के ढह जाने की तस्वीरें बे एरिया के सभी निवासियों के दिमाग पर हमेशा के लिए छप गई हैं। इसलिए पश्चिमी फैलाव की तरह 2 मंजिल वाले रोड डेक के बजाय उन्होंने अगल बगल 2 रोड डेक डिजाइन किए हैं। इससे न सिर्फ एक सुरक्षित पुल बनेगा, बल्कि गाड़ी चला रहे ड्राइवर को बाहर का शानदार नजारा भी दिखेगा।
मूल पूर्वी फैलाव के उलट, जिसमें स्टील की कैंचियों से रोडवे को ढक दिया गया था, ये नया बे ब्रिज लगभग पूरी तरह से खुला होगा, जिससे ड्राइवरों को चारों तरफ की खाड़ी का 180 डिग्री वाला नजारा दिखेगा। और इनके पहियों के ठीक नीचे होगा अब तक का एक सबसे मजबूत रोड डेक, जो भीतर से हर जोड़ पर 4,500 बोल्टों से आपस में जुड़ा होगा और बाहर से तकरीबन 17.5 किलोमीटर लंबे वेल्ड से जुड़ा होगा। जैसे ही 4,500 बोल्ट लगा दिए जाएंगे और उनमें तनाव दे दिया जाएगा, इसके बाद आखिरी चरण होगा इन हिस्सों को वेल्ड करके एक साथ जोड़ना। और यहाँ भीतर इस वक्त यही आखिरी वेल्डिंग चल रही है। हाँ तो जॉन, ये रही वेल्डिंग की वो लकीर जहाँ दोनों टुकड़े आपस में जुड़ रहे हैं, है ना? सही बात है। ये है पहला हिस्सा और ये है दूसरा हिस्सा। ढांचे के हिसाब से अब ये एक हो चुके जी हैं। हाँ, एक हो चुके। एक नली। एक नली। बढ़िया। करीब 60 मीटर लंबा वेल्ड पुल के 2 हिस्सों को आपस में जोड़ रहा है। इसे रोबोटिक वेल्डिंग मशीन के जरिए 9 परतों में बिछाया गया है। ऊपरी 3 परतों को रीइंफोर्समेंट कहते हैं, जो इस बात की तस्दीक करती है कि खाली जगह पूरी तरह से भर गई है। लेकिन ये रोड डेक से करीब आधे सेंटीमीटर ऊपर रहे और सतह पर एक कुबड़ बनाए जो एकदम चिकना होना चाहिए। अगर हल्का सा उभार रहा और उस पर कोलतार बिछा दिया गया तो हो सकता है कि लोग इसे सड़क की गड़बड़ी माने और मुमकिन है कि लोग इसकी शिकायत भी करें। हाँ, क्योंकि लोग नए बे ब्रिज पर गाड़ी चला रहे होंगे, नजारा देख रहे होंगे और उन्हें एक हल्का सा झटका लगे। सही बात है। हो सकता है कि उन्हें झटका लगे और उनकी कॉफी बिखर जाए। हाँ, कॉफी बिखर जाए, सेल फोन नीचे गिर जाए और वो सड़क विभाग से इसकी शिकायत करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं न्यूयॉर्क में रहता था। वहाँ गाड़ी चलाना ऐसा है मानो चांद की उबड़ खाबड़ सतह पर चला रहे हों। बहुत ही खराब सड़कें थी, पर वहाँ पर कोई शिकायत नहीं करता। कोई शिकायत नहीं करता। जबकि न्यूयॉर्क के लोग हर चीज की शिकायत करते हैं। सही बात है। लेकिन उन्हें हर तरह के गड्ढे मंजूर हैं। सही बात है। और यहाँ बे एरिया में यहाँ तो एक भी गड्ढा और एक भी उभार नहीं चल सकता। तो चलिए वेल्ड को ग्राइंड कर दें, इसे सपाट कर दें, ताकि आप कैलिफोर्निया वासी अपनी कार बिना किसी झटके के चला सकें और आपको लगे कि आप घर के सोफे पर बैठे हैं। चलें? हाँ। ग्राइंडिंग भी पुल की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब ड्राइवर किसी उबड़ खाबड़ रोडवे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार पकड़े तो इससे हादसा हो सकता है। इससे बचने के लिए 3 कर्मचारियों का दल करीब हर 60 मीटर के दायरे को हाथ से घिसता है। ये रहा आपका ग्राइंडर, ठीक है? ये मेरे लिए। जेमी, आपको अपना मिल गया। केन, आपको अपना। ग्राइंडर काम करता है। एक सेकेंड, जरा मेरे ग्राइंडर को देखिए। हाँ। आप जेमी के ग्राइंडर को देखिए। जेमी आपसे काफी पहले से ग्राइंड कर रहा है। हाँ, आपकी बात तो सही है। वैसे मेरे पास दूसरी प्रतिभाएं हैं। हाँ, आप तैयार हैं? ये बहुत ही बड़ा ग्राइंडर है। ठीक है, मैं एकदम तैयार हूं। सड़क को सपाट बना रहा हूं, एक एक बार ग्राइंड करके। ग्राइंडिंग का काम धीरे धीरे करना होता है। मजबूती के लिए किए गए वेल्ड की ऊपरी सतह को हटाया जाता है, लेकिन स्थायी आधार वेल्ड को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। इस पूरे हिस्से को पूरी तरह सपाट बनाने में इन्हें 2.5 दिन लग जाएंगे। हाँ तो जर्मी, अब पहले और दूसरे हिस्से को देखिए। पहले ये वेल्ड कुबड़ की तरह उभरा था इन दोनों के बीच में। सही है। अब देखिए जरा। हाँ, अब ये एकदम चिकना बन गया है। एकदम चिकना बन गया है, मानो एक ही टुकड़ा हो। इसके बाद अब इस पर सड़क की सतह चढ़ाई जाएगी, है ना? हाँ। बे एरिया के सबसे नए और सबसे अनूठे पुल पर एकदम सपाट सतह बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। एक बार डेक के सारे हिस्से स्थायी रूप से जुड़ जाएं और नया बे ब्रिज पूरा हो जाए तो कैलिफोर्निया को मिलेगा एक सुरक्षित और खूबसूरत नया पार्ट, जो एक बड़े भूकंप को भी सह सकेगा, जिसकी भूविज्ञानी भविष्यवाणी कर रहे हैं। और सैन फ्रांसिस्को के इतिहास का 20 साल पुराना अध्याय खत्म हो जाएगा। अच्छा बताइए कि पुल पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? इसकी इस इलाके के लिए क्या महत्ता है? मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें लोमा प्रीटा भूकंप की याद दिलाएगा। हालांकि अभी अभी हमने इस भूकंप की 20वीं बरसी मनाई है, पर मुझे लगता है कि हम फिर से उस भूकंप के पलों में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उस भूकंप ने जो तबाही मचाई थी उसकी ये आखिरी निशानी है जिसे हम ठीक कर रहे हैं। ये सब तो होगा, लेकिन सबको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि इस पूरे इलाके के लोग सुरक्षित हो जाएंगे। और ये कोई आम पुल नहीं है। बिल्कुल, ये किसी भी तरह से आम पुल नहीं है। मुझे पुल के ढांचे बहुत ही आकर्षक लगते हैं, क्योंकि जब हम इनके बारे में सोचते हैं तो इनकी जबरदस्त उपयोगिता समझ में आती है। ये एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं, लेकिन इससे बढ़कर भी कुछ है। ये किसी शहर की छवि के भी प्रतीक हैं और उस इंजीनियरिंग के भी जिसने इन्हें मुमकिन बनाया। और यहाँ सैन फ्रांसिस्को में बड़े ही दिलचस्प हालात का संगम हुआ है। एक खतरनाक भूविज्ञानी स्थिति, एक खौफनाक भूकंप की यादें और लोगों का एक समूह
जो पुलों को काफी गंभीरता से लेता है, और इस संगम से एक ऐसी चीज बनी है जो मुझे बड़ी अद्भुत लगती है। जब बे ब्रिज का नया पूर्वी पार्ट तैयार हो जाएगा तो ये सिर्फ आपको ओकलैंड से सैन फ्रांसिस्को लाएगा ले जाएगा नहीं, बल्कि ये पुलों से भरी एक मशहूर गगन रेखा को सुधारेगा और पुल बनाने के हमारे तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा।